दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 10th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को समझ रहे थे और हमने देखा कि जब भी कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए एंड नेट टॉर्क आपका जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमने निकाली थी। अब इसी को थोड़ा सा और हम रिफाइन करेंगे तो हम 2D के लिए फिर से एक बार इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जरा देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और हम 2D में देखेंगे। 2D का मतलब जो फोर्सेस है वो हमारे एक प्लेन में एक्ट कर रहे होंगे। तो जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और वो कुछ इस तरह की है। मैं इस तरह की कोई रिजिड बॉडी ले लेता हूं, ठीक है, और ये मेरी x डायरेक्शन है और मान लीजिए ये मेरी y डायरेक्शन है। ऐसे मैं 2D की बात करूंगा। यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है। इस पॉइंट को आप C बोल दो, इस पॉइंट को D बोल दो। ऐसे कॉर्नर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ऐसा कुछ भी, ठीक है। और ये कोई लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है भाई, ये कोई लाइन ज्वाइनिंग है A एंड B की। अब आप बोलोगे सर इतना सब क्यों दिखा रहे हो, लाइन ज्वाइनिंग क्यों बोल रहे हो? आगे चल के आप समझिएगा। सोचिए इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। F1 आपको इधर लग रहा है, इधर आपका F2 लग रहा है, कैसे भी रैंडम डायरेक्शन में दिखा दो। इधर आपका F3 लग रहा है, ठीक है, इधर आपका F4 लग रहा है। ऐसे मल्टीपल फोर्सेस मान लीजिए इस रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना होगा, अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोलूंगा कि जो नेट फोर्स है x डायरेक्शन में, दैट हैज टू बी जीरो। Fx इज रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन, ये आपका जीरो होना चाहिए। ऐसे ही आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स इन y डायरेक्शन, दिस हैज टू बी जीरो, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं ना। तो 2D में बात कर रहे हैं तो केवल x एंड y कंपोनेंट को ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो है हमारा टॉर्क। किसी भी रैंडम पॉइंट O के अबाउट जो आपका टॉर्क आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। तो ये जो 3 इक्वेशन मैंने लिखे हैं ये है हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट जरूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन लिखो। आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिफरेंट तरीके की भी बना सकते हो, और भी इक्वेशन हो सकती हैं। ये 3 इक्वेशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, काफी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बट कई बार क्या होता है, आपको कुछ डिफरेंट इक्वेशन लिख देंगे और वो बोलेंगे कि ये भी सफिशिएंट एंड नेसेसरी है। इन्हीं इक्वेशन से आप डिराइव कर सकते हो कुछ और इक्वेशंस। जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरा Fx जो है वो जीरो है, मतलब जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो मेरा जीरो है। दूसरा जो है वो मैं कह रहा हूं जो मेरा A पॉइंट के अबाउट टॉर्क है वो जीरो है, एंड तीसरा जो है B पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो भी मेरा जीरो है। ये भी आपकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बनेंगी। आप बोलोगे सर ये कैसे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनेगी? इक्विलिब्रियम की तो ये इक्वेशन होनी चाहिए, ये कैसे है? तो इसको अगर हमें टैकल करना हो तो कैसे समझें, जरा देखिए। अगर मैं यहां पे जो मेरी रिजिड बॉडी है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स को निकालूं तो वो Fr मान लीजिए मेरा रिजल्टेंट फोर्स है। और Fr को, क्योंकि वो स्लाइडिंग वेक्टर है, कहीं पे भी आप उसको स्लाइड करके दिखा सकते हो रिजिड बॉडी के ऊपर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं उस Fr को इस A पॉइंट पे दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये रिजिड बॉडी है, अब जरा देखिए, ये था मेरा A, ये था मेरा B, ये था C और ये था D। अब मैंने इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, और वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका A पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और वो मान लीजिए इस तरफ है, ये मेरा Fr है। अब आप जानते हो कि Fx आपका क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो Fx का मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होना चाहिए जीरो। ये कंपोनेंट जीरो तो तभी हो सकता है जब Fr किधर हो, Fr का केवल ये वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करे। इसका मतलब Fr जो आपने इधर दिखाया है गलत दिखाया है। Fr को आपको किधर दिखाना चाहिए? इस तरफ। ये मेरा Fr बनना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग Fr में x कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, और Fr को कहीं पे भी दिखा सकते हो, इधर 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 कहीं पे भी दिखा सकते हो। मैंने चलो A पॉइंट पे दिखा दिया। अब अगर मैं A पॉइंट पे Fr को दिखा रहा हूं तो Fr का x कंपोनेंट तो मैं नहीं दिखाऊंगा भाई, केवल क्या दिखाऊंगा बताओ? केवल y कंपोनेंट दिखाऊंगा, क्योंकि y कंपोनेंट के ऊपर जीरो वाली कंडीशन तो लगा ही नहीं आपने।
तो इस कंडीशन के हिसाब से तो एफ आर को मुझे इधर दिखाना चाहिए, अगर मैं ए पॉइंट पे एफ आर को दिखा रहा हूं तो। अब दूसरी कंडीशन जरा देखते हैं। दूसरी कंडीशन है टाउ, जो टॉर्क होना चाहिए अबाउट ए, इट हैज टू बी 0। अब क्योंकि एफ आर जो है वो ए पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, एफ आर जो है वो ए पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा? टॉर्क तो 0 ही आएगा भाई ए पॉइंट के अबाउट, क्योंकि आपने दिखाई ए पॉइंट पे दिखाई दिया इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क जो है वो 0 ही दे रहा है। ये भी सही है भाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन जरा देखिए, टॉर्क अबाउट बी, वो भी 0 होना चाहिए। अब बी के अबाउट टॉर्क कैसे 0 हो सकता है यार? बी पॉइंट तो मेरा यहां पे है, ये है मेरा लाइन ज्वाइनिंग, तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 होने के लिए क्या जरूरी है बताओ जरा? ये आर बनेगी, तो आर तो खैर 0 हो नहीं सकती भाई, ये मेरा आर वेक्टर बनेगा, आर तो 0 हो नहीं सकता। अगर मैं टाउ टॉर्क अबाउट बी पॉइंट निकालूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा? वो बनेगा आर क्रॉस एफ आर, यही बनेगा भाई। अब आर तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका सीधा सीधा मतलब है अगर ये 0 है, इट मींस मेरा जो एफ आर है इट हैज टू बी 0। इसका मतलब ये वाई कंपोनेंट भी 0 हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये फोर्स के वाई कंपोनेंट को भी 0 कर देगी। ठीक है, पॉइंट को समझिए, ये कंडीशन फोर्स के वाई कंपोनेंट को भी 0 कर देगी। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन और ये कंडीशन वही है। तो आप ये कह सकते हो फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, फोर्स का वाई कंपोनेंट 0 हो गया, और कोई भी ए पॉइंट ले लो आप, उसके अबाउट जो है वो टॉर्क भी 0 है। तो ये वही वाली कंडीशन आ गई ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या? जो बी पॉइंट होना चाहिए दैट शुड नॉट लाई इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स, मतलब वाई एक्सिस के तरफ नहीं लाई करना चाहिए इस जो एफ आर है, क्योंकि वाई की तरफ दिखाया ना आपने, एक्स तो खैर 0 ही कर दिया ना आपने। तो आपका जो बी है वो आपका इस लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लाई करना चाहिए, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं होना चाहिए। बी कहीं और लो आप, बी कोई रैंडम पॉइंट होना चाहिए। आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ए एंड बी। ठीक है, तो आपका जो बी पॉइंट होना चाहिए वो वाई एक्सिस की, क्योंकि एक्स को तो आप 0 ही कर रहे हो ना, तो फोर्स बचेगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब बी पॉइंट जो है वो बी पॉइंट आपके लाइन ऑफ एक्शन पे लाई नहीं करना चाहिए। पॉइंट को समझो भाई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ना उसके ऊपर लाई नहीं करना चाहिए, उसके अलावा कहीं पे भी लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंडीशन है बस। ठीक है, तो आप यहां से भी आप इक्विलिब्रियम को चेक कर सकते हो। एक और कंडीशन बता देता हूं मैं आपको इक्विलिब्रियम की, और वो क्या कंडीशन है जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि टॉर्क, कोई भी 3 पॉइंट ले लो रिजिड बॉडी के ऊपर, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर दो, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर दो, और सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर दो। तीनों पॉइंट एक प्लेन में, एक लाइन पे नहीं लाई करने चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट ऐसे होना चाहिए कि ए अगर इधर है, बी इधर है, तो सी फिर उस लाइन पे नहीं होना चाहिए, सी कहीं और होना चाहिए। फिर ऐसे अगर 3 पॉइंट आपने ले लिए तो तीनों पे आप टॉर्क की कंडीशन को 0 कर दो। अगर आपने तीनों पे टॉर्क की कंडीशन को 0 कर दिया, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहां पे फोर्सेस वाली जो कंडीशन है वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी। तो आप देखिए, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, आपने ओरिजिनली आपने 2D में ये लिखा था, इसी से आप डिराइव कर सकते हैं इस कंडीशन को। ये कंडीशन और ये कंडीशन इक्विवेलेंट ही है दोस्तों। सिमिलरली आप ये भी डिराइव कर सकते हो। आप बोलोगे सर इससे भी क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ये रिजिड बॉडी है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं आपसे। ये आपके पास रिजिड बॉडी है, ये है पॉइंट मेरा ए, ये पॉइंट में मान लेता हूं बी, और ये पॉइंट में मान लेता हूं सी। इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने एक रिजल्टेंट फोर्स को यहां पे दिखा दिया। सोचिए ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर। अब क्योंकि आपने एफ आर को ए पॉइंट पे दिखाया है, तो ए के अबाउट तो टॉर्क वैसे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है भाई, ये ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। जिस पॉइंट पे आपने दिखाया ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क मेरा वैसे भी 0 ही आएगा, क्योंकि फोर्स आपने खुद ही ए पॉइंट पे एक्ट कर दिया, तो वहां से आर डिस्टेंस जो है ए पॉइंट से एफ आर की वो 0 होगी। ठीक है, अब जरा देखिए, इस एफ आर के 2 कंपोनेंट होंगे। कौन से? एक आपका एक्स कंपोनेंट होगा और एक आपका कौन सा होगा? वाई कंपोनेंट होगा। जरा ध्यान से समझिएगा भाई, एक आपका वाई कंपोनेंट होगा। तो पहली कंडीशन तो आपने क्योंकि ए पे दिखा दिया तो ये तो ट्रू हो गई है। अब दूसरी कंडीशन आई है, इसका मतलब ए पॉइंट पे टॉर्क आपका 0 हो गया। अब आइए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? टॉर्क अबाउट बी इज 0। बी के अबाउट जो है वो टॉर्क आपका 0 होना चाहिए। अब बी जो है वो इस तरफ है, ध्यान से देखिए, बी मेरा इस तरफ है, तो इस एफ आर की वजह से बी
पे जो टॉर्क आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहां से लाइन को कनेक्ट करूं, इस पॉइंट से, जरा समझिएगा, ध्यान देना, तो ये बनेगा R क्रॉस FR, ये आपका 0 होना चाहिए भाई। अब R तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब FR जो है वो 0 होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि FR की जो डायरेक्शन है वो R की डायरेक्शन में हो। तो इसका मतलब है ये 0 होने के लिए 2 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? जो मेरा FR होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, मतलब X एंड Y दोनों कंपोनेंट 0 होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, FR की जो डायरेक्शन है वो R कैप की तरफ ही होनी चाहिए, जो R वेक्टर लिया आपने, तब आपका क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। FR मेरा नॉन 0 है, बट जो FR की जो डायरेक्शन है वो मेरी R की तरफ होगी, तो उस केस में भी ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। तो चलिए, पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहली कंडीशन कह रही है कि हमने FR को A पे दिखा दिया है, तो टाउ A 0 हो गया। दूसरी कंडीशन कह रही है कि या तो FR 0 होना चाहिए, FR अगर 0 होगा तो कहानी खत्म, फिर तो इक्विलिब्रियम अपने आप ही बन गया भाई, कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स मेरा 0 है और B पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी 0 आ गया। FR की वैल्यू मेरी 0, इसका मतलब X एंड Y कंपोनेंट दोनों ही 0 होंगे, Fx 0 Fy 0, और कोई भी तीसरा पॉइंट B पॉइंट के अबाउट हमारा टॉर्क भी 0 है। ठीक है, तो इससे आपकी कंडीशन ही मैच होगी, ये तो इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी अगर मेरा FR 0 आ गया तो। बट ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि FR मेरा नॉन 0 हो, बस FR की जो डायरेक्शन है और R कैप की जो डायरेक्शन है यहां से यहां तक की वो सेम आ जाए। ठीक है भाई, ये पॉसिबिलिटी है यहां पे। तो उस केस में आप बोलोगे क्योंकि FR मेरा 0 नहीं है तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहा सर। तो अब आइए तीसरी कंडीशन, भाई इस कंडीशन की वजह से एक तीसरी कंडीशन और बनी है, और ये कंडीशन है कि C के अबाउट भी आपका टॉर्क 0 होना चाहिए, और C जो है वो A और B की तरफ नहीं है भाई, C तो डिफरेंट है। अब आप सोचिए, अगर मैं ये कंडीशन ले लूं कि FR जो है वो R कैप की तरफ है, FR की जो डायरेक्शन है वो R कैप की तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, FR की जो डायरेक्शन है वो R कैप की तरफ है, तो फिर C के अबाउट भी टॉर्क 0 होना चाहिए। अब C के अबाउट टॉर्क 0 कैसे होगा भाई? FR की डायरेक्शन अगर इधर है तो C के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे तो ये बनेगा R वेक्टर, इसको आप RC बोल दो चलो। ठीक है, ये RC हो गया, RC क्रॉस F करोगे तो 0 कभी बनेगा ही नहीं। उसको 0 होने के लिए तो फिर तो FR को पक्का ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है अगर यहां से FR को अगर आप मान लो 1 मिनट के लिए कि नॉन 0 है, तो ये कंडीशन उसको 0 के लिए फोर्स करेगी कि भैया ये तुम्हें 0 होना पड़ेगा FR को, इसका ना X एंड Y दोनों कंपोनेंट को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तीनों कंडीशन मिलके, बस कंडीशन ये है कि A B C आपके सेम लाइन पे नहीं होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन भी आपकी इक्विलिब्रियम को ही दिखाती हैं दोस्तों, इससे भी आप इक्विलिब्रियम को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, रिजिड बॉडी के ये सबसे बेसिक इक्वेशन है, इसी से ये डिराइव हुई है। भाई आप क्या करो, X कंपोनेंट को 0 कर दो, बाकी टॉर्क को 0 कर दो। यहां पे आप किसी भी कंपोनेंट को 0 मत करो, अपने आप 0 हो जाएंगे। बस तीनों टॉर्क को 3 पॉइंट ले लो आप, तीनों टॉर्क को 0 कर दो। लेकिन इनमें कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन है कि A B C जो है वो एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए। इसमें क्या कंडीशन है बताओ जरा? इसमें कंडीशन है कि जो A B होना चाहिए, जो A B लाइन है मेरा R वेक्टर जो है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है भाई। B पॉइंट जो आप ले रहे हो, क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हो ना ABC पॉइंट को, तो आप सेलेक्ट करना, आपकी मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 3 इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आप इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई कर सकते हो, तीनों ही आपको सेम आंसर दे देंगी। ठीक है, बट जो कंडीशंस हैं उनको आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक इस तरह की रोड है, ठीक है, और यहां पे इस रोड के साथ एक रोकर कनेक्टेड है।
इस तरह का रोकर कनेक्टेड है और ये इसका मिडिल पॉइंट है भाई, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे एक आपका पिन कनेक्टेड है मिडिल पॉइंट पे, ऐसे एक पिन कनेक्टेड है जो कि फिक्स्ड है। रोकर तो ऐसा है कि आगे पीछे मूव कर सकता है ना, ठीक है। यहाँ पे पिन है, यहाँ पे पिन कनेक्टेड है। दूसरा यहाँ पे एक हुक कनेक्टेड है और हुक के ऊपर एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है इस तरफ, और इसका खुद का भी मास है भाई, और इसकी खुद की लेंथ भी है। ये पॉइंट ए बोल देता हूँ मैं, ए पॉइंट में बी बोल देता हूँ। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ भाई। ये फोर्स है 100 न्यूटन का, ये है 200 न्यूटन का, ये आपका मान लीजिए 600 न्यूटन का है, और ये जो एंगल है ये आपको मान लीजिए 30 डिग्री दे रखा है, और एक गिवन है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी विड्थ है ये है 0.4 मीटर है इसकी विड्थ, ठीक है भाई। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरा बी। इसका जो अपना मास है रोड का, वो मास है मान लीजिए मे बी मैं ले लेता हूं 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम इसका अपना मास है भाई, ठीक है। अच्छा, लेंथ भी अगर मैं दूं तो ए और बी के बीच की जो लेंथ है ये वाली जो लेंथ है ये है आपकी मान लीजिए 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये भी आपकी 1 मीटर है भाई, 1 मीटर। इसको 6 मीटर ले लो, चलो थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है भाई। ये 6 मीटर है, ये मेरा 1 मीटर है यहां से यहां तक का, ये भी मेरा 1 मीटर है, ठीक है। और टोटल मेरा 6 मीटर है, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट ए एंड बी, फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट द रोकर एंड द पिन, ठीक है। रिएक्शन फोर्स एट ए एंड बी, ए एंड बी लोकेशन पे आपको रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू बतानी है भाई, क्या होगी। तो अब क्या करें बताओ, ये 2D का क्वेश्चन है। जरा देखो, ये मेरी मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है और ये मेरी मान लीजिए वाई डायरेक्शन है। सबसे पहले यहां पे रिएक्शन की बात करते हैं। यहां पे रिएक्शन फोर्स जरा देखो, ये इस तरफ मूवमेंट जो होगा रोड का उसको ये ब्लॉक नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। रोकर लगा हुआ है ना, ये केवल और केवल क्या करेगा, नीचे नहीं आने देगा इस रोड को। तो इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स आप यहां पे दिखाओगे, यहां पे केवल ए वाई दिखाओगे, बस ए एक्स नहीं आएगा, ये ध्यान देना भाई। ए एक्स नहीं आएगा, इस ए वाले पॉइंट पे केवल वाई डायरेक्शन में फोर्स आएगा आपका, ए वाई आप कह सकते हो, ठीक है। तो ए वाई मेरा फोर्स ऊपर की तरफ आप यहां पे दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए बी में। अब बी में देखो, ये तो ना तो ये नीचे आने देगा ना ये इस रोड को उधर जाने देगा, तो इसका मतलब बी वाले पॉइंट पे 2 फोर्सेज आएंगे, एक इधर आएगा और एक आपका ऊपर की तरफ आएगा। आप ये कह सकते हैं बी वाई है और ये मेरा बी एक्स है इस तरफ, ठीक है। और ये 100 न्यूटन जो है ये मेरा डाउनवर्ड है भाई, यहाँ पे ना 100 न्यूटन नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना ये, ठीक है। ये बी वाई ऊपर की तरफ है, 100 न्यूटन मेरा नीचे की तरफ है। ये पॉइंट बी पे लगा हुआ है भाई फोर्सेस, मेरे 2 फोर्सेस है ना। अब चलिए, अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे भाई, एक आपका cos 30 और एक आपका sin 30, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, मैं थोड़ा दूसरे कलर का पेन लेता हूं सो दैट मैं इसको दिखा सकूं। जरा देखिए भाई, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा। ये कितना बनेगा बताओ, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट बनेगा 600 cos 30, तो 300√3 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। 300√3 न्यूटन आपका हॉरिजॉन्टल की तरफ हो जाएगा, और वर्टिकल आपका 300 न्यूटन ही रह जाएगा। बाकी फोर्सेस तो ऑलरेडी वर्टिकल ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रिजल्टेंट फोर्स को 0 कर देते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स आपका वाई डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन को देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में एक तो बी एक्स इधर लग रहा है और 300√3 इधर लग रहा है, और तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि
300√3 माइनस बी एक्स, माइनस क्यों लिख रहा हूं क्योंकि ये माइनस एक्स कैप की तरफ है, हैज टू बी 0। तो यहां से बी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 300√3 न्यूटन। ये मेरा यहां पे एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स पता चल गया आपको, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करेंगे, वाई डायरेक्शन में जीरो करेंगे और किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो करेंगे। ये तीन कंडीशन है हमारे पास। तो हमने एक्स डायरेक्शन में फोर्स को जीरो कर दिया, उससे ये आ गया। अब आइए वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको जो इक्वेशन लिखनी होगी वो ए वाई यहां पे है -300 -200 +100 प्लस बी वाई, नहीं ये -100 आएगा भाई, -100 आएगा, डाउनवर्ड है तो -100 प्लस बी वाई, और एक और आएगा डाउनवर्ड -20 इंटू एम जी हैज टू बी 0। एक बार जरा देख लीजिए भाई, वाई डायरेक्शन में ए वाई एंड बी वाई ये तो पॉजिटिव थे भाई, बाकी वाई डायरेक्शन में ये नेगेटिव नीचे है, ये भी नीचे है और इसका एम जी भी नीचे है, तो उन सबको मैंने नेगेटिव लगा दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। सही बात है। अब यहां से आप निकाल नहीं पाओगे ए वाई एंड बी वाई को, अब यहां पे फंस गए हम लोग। कोई बात नहीं, फंसे नहीं है। अब आप टॉर्क की इक्वेशन को लिखिए। तो टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट देखें? टॉर्क हम ए पॉइंट के अबाउट देखें कि बी पॉइंट के अबाउट देखें? किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो। एटलीस्ट अगर आप ए पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ए वाई नहीं दिखेगा आपको, ए वाई की वजह से टॉर्क जो है 0 आएगा, क्योंकि आपका ए वाई जो है ए पे ही एक्ट कर रहा है और टॉर्क भी आप ए पे ही देख रहे हो, तो वहां से आर जो है ए पॉइंट से ए पॉइंट की खुद की आर 0 हो जाएगी, तो टॉर्क 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए टॉर्क अबाउट ए देख लेते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट ए, अबाउट ए, तो वो जरा देखते हैं। तो इस फोर्स का खुद का जो फोर्स है इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा भाई, ठीक है, इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट अब आइए, यहां पे आपका टॉर्क लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी 0.2 है। तो डी क्रॉस एफ करोगे तो ये बनेगा 0.2 इंटू जो हॉरिजेंटल फोर्स है विच इज 300√3, ये टॉर्क लगेगा भाई। 0.2 ऊपर की तरफ है, ये फोर्स इधर है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा भाई, तो अंदर को मैं माइनस बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इस फोर्स का, उसकी वजह से इस ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो मुझे पता चल गया, ठीक है, और नेगेटिव है। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से ये भी तो टॉर्क देगा, तो इसमें डी इधर है और एफ मेरा इधर है, तो डी क्रॉस एफ करोगे तो एक तरह से ये भी आपका नेगेटिव ही देगा, ठीक है। पहले ऊपर वाले को देखो, डी ऊपर की तरफ था, एफ इधर था, तो डी क्रॉस एफ अंदर। अब आइए यहां पे डी मेरा यहां से यहां तक इधर है और एफ मेरा डाउनवर्ड है, ये वाला कंपोनेंट की बात हो रही भाई। तो डी क्रॉस एफ करोगे तो ये भी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। और कितना नेगेटिव आएगा बताओ जरा, यहां से यहां तक की डी की वैल्यू जो है वो 1 है इंटू 300, सही है भाई, नेगेटिव आ गया। अब आइए इसका एम जी, और एम जी कहां पे होगा? 3 मीटर की दूरी पे होगा, यहां से सेंटर ऑफ मास पे होगा ना भाई, 3 मीटर की दूरी पे होगा। तो 3 मीटर की दूरी पे एम जी डाउनवर्ड है, डी इधर है, एम जी डाउनवर्ड है, तो डी क्रॉस एफ करोगे अगेन तो आपका जो टॉर्क आएगा नीचे की तरफ आएगा, तो -3 इंटू एम इंटू जी, ये लीजिए भाई, ठीक है, एम जी आ गया। अब आ जाओ 200, तो 200 जो है वो यहां से 5 मीटर की दूरी पे है, तो अब आप बताओ ये भी माइनस का ही आएगा, -5 इंटू 200 न्यूटन। अब आ जाओ यहां पे एक तो 100 है 6 पे, तो -6 इंटू 100, एक तो 100 है, और 2 फोर्सेज और हैं, एक है bx, तो bx अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ है bx, और bx की वैल्यू भी अपने को पता है, तो d क्रॉस bx करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो उसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं भाई। d की वैल्यू 0.2 आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी इस फोर्स पे वो 0.2 है, नहीं भाई माफ कीजिएगा, जो bx है वो तो 0 आएगा भाई, bx कोई टॉर्क नहीं देगा। क्यों? क्योंकि bx की जो लाइन ऑफ एक्शन है और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालो वो दोनों सेम ही पॉइंट पे हैं, वो 0.2 डिस्टेंस पे थोड़ी ना है, ध्यान से देखिए। तो bx की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, केवल by की वजह से आएगा, और by की वजह से क्या आएगा? 6 और by, d तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 6 इंटू by, तो यहां पे आप कर दो 6 और यहां पे आप लिख दो by, बाकी तो कोई टॉर्क नहीं आएगा भाई, bx की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, एक बार देख लो, ठीक है, एक बार देख लो भाई,
मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है, ठीक है। बी वाई की वजह से टॉर्क आएगा, बी एक्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा भाई। अच्छा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकाल दिया, इसकी वजह से निकाल दिया, इसकी वजह से निकाल दिया, और इस वजह से भी निकाल दिया। तो यहां से और इक्वल टू आप क्या कर दोगे, इसको जीरो, नेट टॉर्क आपने ए पॉइंट के अबाउट किया, उसको जीरो कर दिया। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, बी वाई। यहां से आपका बी वाई आ गया, बी वाई आते ही फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ए वाई आ जाएगा। तो कहानी बड़ी सिंपल है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बी वाई को कैलकुलेट करूंगा तो क्या बनेगा, जरा देखिए, 6 बी वाई इज इक्वल टू, इन सबको उधर ले जाओ भी, ये क्या बन गया, ये बन गया 60√3 प्लस 300 प्लस 60 इंटू 9.81 प्लस 1000 प्लस 600, यही आएगा भाई, एक बार देख लो। और इस 6 को नीचे ले आओ आप, ठीक है, डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आपके पास बी वाई आ गया। और एक बार अगर बी वाई आ गया तो यहां पे पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, ठीक है। तो कहानी बड़ी सिंपल है भाई, और कंसेप्ट भी बड़ा आसान था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए, तो इसमें कैलकुलेशन आप कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, जोड़ घटा गुणा भाग बचा है इसमें। आपको बस ये पता होना चाहिए इक्वेशंस कैसे लिखनी है। क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक पुली है और उस पुली को ऐसे यहां पे हैंग कर दिया है। इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है पुली की, यहां से यहां तक की 0.12 मीटर, ये आपको दे रखी है। और इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, मासलेस स्ट्रिंग है, जो कि ऐसे लगी हुई है। और यहां पे बंधी हुई है, ठीक है भाई, इस जगह पे स्ट्रिंग जो है वो बंधी हुई है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये है मेरा 30 डिग्री। यहां पे वो स्ट्रिंग जो है बिल्कुल नीचे है और यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 400 न्यूटन का। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं। ये आपको दे रखा है कि फ्रिक्शन यहां पे नहीं है, फ्रिक्शनलेस पुली है भाई, ठीक है। पुली इज फ्रिक्शनलेस और मासलेस भी है, फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, और मासलेस भी है। आपको बताना है रिएक्शन एट दिस पॉइंट ए, फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट ए। ये इक्विलिब्रियम में है, ये दे रखा है, ये इक्विलिब्रियम में है। और आपको टेंशन भी बताना है एट दिस पॉइंट, ये ए हो गया, ये इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं जहां पे ये फोर्स लगा हुआ, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट सी। सी पॉइंट पे आपको टेंशन भी बतानी है क्या होगी। तो यार देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया ये। कैसे आसान बन गया जरा समझिए भाई। ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे रिएक्शन फोर्सेस बताने। अब ये देखो जरा इसको गौर से देखिए, गौर से अगर मैं देखूं तो ये जो हिंज है ये इस पुली को नीचे नहीं जाने देगा। असल में इसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की। क्यों? क्योंकि जो फोर्स यहां पे लगा हुआ है वही इसमें टेंशन होगी यहां पे, और वही टेंशन आप स्ट्रिंग में यहां पे दिखाओगे, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इसमें फ्रिक्शन तो है नहीं। फ्रिक्शन नहीं है तो जो टेंशन इधर होगी वही टेंशन इधर भी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन होता तो ऐसा नहीं होता, इधर टेंशन अलग होती, इधर टेंशन अलग होती। तो फिलहाल खैर टेंशन मेरी सेम है, 400 इधर है, 400 इधर है। तो इसका मतलब दोनों टेंशन क्या करने की कोशिश करेंगे इसको। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकाल के देखोगे तो समवेयर इस तरफ कहीं रिजल्टेंट आएगा, एक इधर है एक इधर है। तो इसको इधर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे पुली को, लेकिन पुली तो नहीं धकेली जा रही इधर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक रिएक्शन फोर्स को मैं इधर मान लेता हूं। जो पुली के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है इस हिंज की वजह से, रिएक्शन फोर्स, वो दो लगाए जा रहे हैं। उसको आप AX बोल दो,
या ए वाई बोल दो, इसको आप ए एक्स बोल दो। वैसे ए एक्स को आप इधर भी दिखा सकते थे अगर आपको डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं तो। मैंने इधर क्यों दिखाया है, क्योंकि आप खुद सोचिए रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का जो बनेगा ना, ये एक इधर है एक इधर है, तो इस तरफ कहीं रिजल्टेंट आएगा। इसका मतलब इस पुली को इस तरफ धकेला जा रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए इधर रिएक्शन फोर्स आना चाहिए ना। तो इधर फोर्स आने के लिए दो कंपोनेंट आपको दिखाने होंगे, इसलिए मैंने ये दो कंपोनेंट ऐसे दिखाए हैं। मतलब अगर आपको डायरेक्शन का सेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस एक्स को इधर भी दिखा सकते थे आप, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, फिर देख लेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पे इस तरह से दिखाया। दूसरी बात इधर की, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान है भाई। टेंशन अगर आपको दिखानी होगी तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क आपका 0 आएगा। तो अगर मैं देखूं कि इस पॉइंट के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं। अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये मेरे पास पुली है, ये पॉइंट ए है, यहां से लेके और यहां तक ये स्ट्रिंग जो है ये पुली को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है। यहां पे फोर्सेस लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फोर्सेस लगे हुए हैं भाई। लेकिन इनकी वजह से इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी पॉइंट से पास होगा, इस ए पॉइंट से। तो अगर मैं टॉर्क देखना चाहूं, यहां पे एक टेंशन टी है और एक टेंशन यहां पे है टी, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है भाई। इन सारे फोर्सेस जो नीचे की तरफ इसको प्रेस कर रही है स्ट्रिंग, इस पुली को, वो तो आपका उनकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा भाई। ये टॉर्क देगा, किधर देगा बताओ? आर इधर है, टी नीचे है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो बाहर की तरफ देगा, और इसमें आर क्रॉस एफ करोगे तो नीचे की तरफ देगा। तो आप देख सकते हो, इसको मैं टी बोल देता हूं, चलो इसको T1 बोल देता हूं 1 मिनट के लिए। तो मैं यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा R इंटू टी। यहां पे जो ये टॉर्क देगा R इंटू टी, और बाहर की तरफ देगा ये R, क्योंकि इधर है टी नीचे है, तो R क्रॉस टी करोगे तो बाहर की तरफ देगा, ये डॉट में आ जाएगा टॉर्क। अब आइए यहां पे R इधर है और T1 इधर है, तो ये माइनस का आएगा R इंटू T1, एंड इट हैज टू बी 0, क्योंकि इसके ऊपर नेट टॉर्क मेरा 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में है ये। तो आप ये कह सकते हो T मस्ट बी इक्वल टू T1। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो टेंशन की वैल्यू आएगी 400 न्यूटन ही आएगी, ठीक है। 400 न्यूटन जो है वो मेरा टॉर्क बनेगा। इधर 400 है तो इधर भी आपका 400 ही आ जाएगा। तो सी पॉइंट पे जो टॉर्क आएगा वो 400 न्यूटन का आएगा, ठीक है भाई। यहां तक तो बात सही है। अब आइए आगे, अब जरा नेट फोर्स की बात करते हैं। अब नेट फोर्स कैसे देखेंगे वो जरा देखते हैं। तो इसके ऊपर ये फोर्सेस लग रहे हैं ना, अगर मैं इसको रिजल्टेंट निकाल लूं, इसका एक इधर और एक इधर, तो बात बन जाएगी भाई, ठीक है। अब वो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे जरा देखिए। ये 30 है तो ये जो एंगल बनेगा 60 बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ये वाला जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, इधर 30 है तो ये वाला 60 बनेगा भाई, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बनेगा। तो इधर की तरफ क्या बनेगा? इधर की तरफ बनेगा T1 cos 60, इसका तो T1/2, और इधर की तरफ बनेगा T1 sin 60, तो T1 √3/2। ये आपका इधर हो जाएगा, और ये मेरा T1 हो जाएगा फोर्स, ठीक है। T1 हालांकि T के बराबर ही है, तो आप इसको T/2 लिख दो बेशक, T/2 T √3/2, और इसको भी T लिख दो, सही है। अब जरा देखिए, अब मैं यहां पे नेट फोर्स को 0 करने जा रहा हूं। टॉर्क को तो 0 कर दिया, फोर्स को अब 0 करते हैं। तो फोर्स को अब 0 करेंगे तो क्या होगा बताओ जरा। अगर मैं फोर्स को 0 करूंगा इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं फोर्स। तो यहां पे दो फोर्सेज ये लग रहे हैं ना, AX इधर है और ये T √3/2 उधर है। तो AX मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? T √3/2, सो दैट एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स मेरा 0 हो जाए। AX इधर है ना और T √3/2 इधर है, तो आप ये कह सकते हो AX की वैल्यू ये आ जाएगी। और AX को अगर आप निकालोगे तो इट हैज टू बी, T की वैल्यू 400 न्यूटन रख दो तो 200 √3 आ गई। ऐसे ही फिर अगर आप y डायरेक्शन में देखोगे तो y डायरेक्शन में AY ऊपर है और ये दो टॉर्क नीचे है, एक T है एक T/2 है, तो 3T/2 नीचे है और AY ऊपर की तरफ है, तो AY हैज टू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3T/2। इसका मतलब 600 न्यूटन जो है वो आपका AY होना चाहिए, सही है भाई। मुझे उम्मीद है आपको AX एंड AY समझ आया कि कैसे उनको हम दिखाएंगे, AX एंड AY को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी वैल्यू उनकी निकल के आएगी, ठीक है। तो ये था मेरा रिएक्शन फोर्स। इससे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे रिजल्टेंट किधर आएगा? AX भी आ गया, AY भी आ गया, रिजल्टेंट निकाल लो, देख लो कितने एंगल पे आएगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे। अब अगले 2 एपिसोड जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर ही जाएंगे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस लेंगे वो थोड़े बढ़िया, थोड़े टिपिकल क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
तो हमने बेसिक आइडिया से हमने चीज़ों को समझा है अभी। अब इनको थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि मतलब इसको स्ट्रॉन्ग कर पाते कि नहीं कर पाते। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करके इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।